नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सिर्फ एक विषय पर चर्चा होगी, असंतुलित विकास का असर। यह बात कहने की जरूरत इसलिए पड़ी कि दुनिया में अभी कोई भी देश चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने में कामयाबी नहीं प्राप्त किया है, हमने किया है। मंगल मिशन पर गिने चुने देशों में हम भी हैं, बल्कि हम पहले दर्जे पर इसलिए हैं कि और देशों ने मंगल मिशन पर जितना रुपया खर्च करके पहुंच बनाया है, उससे बहुत कम में हम मंगल पर पहुंच गए हैं। चांद पर हो, मंगल पर हो, सूर्य की परिक्रमा हो, मतलब ऐसे ऐसे दुरूह कार्य हमारे वैज्ञानिकों के प्रयासों से आसान लगने लगा है, आसान हो गया है। मतलब आज दुनिया में अगर विज्ञान की बात होती है तो इसरो का स्थान पहले दर्जे पर रखा जाता है। रखने पर दुनिया मजबूर है, क्योंकि इसरो ने, जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है हमारा, उसमें हमारा कोई शानी नहीं है। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है हम 5 की जगह $25 ट्रिलियन तक पहुंच जाए, और यह संभव भी है। लेकिन जो चर्चा का विषय है कि जो देश चांद पर पहुंच गया, जो देश मंगल पर पहुंच गया, वही देश एक सुरंग में 15 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं पहुंच बनाया। यह है तकनीकी का असंतुलित विकास, जो देश को विकास के तरफ ले जाएगी, विनाश के तरफ ले जाएगी या परेशानी में जाएगी। आज का चर्चा इसी विषय पर है। मित्रों, देश में विज्ञान के विकास पर चर्चा विदेश तक हो रही है, और हमारे देशी वैज्ञानिकों, देशी तकनीशियनों, इंजीनियरों और दिमाग वाले लोगों का कदर दुनिया कर रही है। दुनिया के जो देश हमारे मुकाबले में खड़ा होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, या जो तकनीकी दक्षता में हमसे मुकाबला करने की सलाहियत रख रहे हैं, उनके पीछे जो बैकबोन है वो भारत का विज्ञान है, भारत के लोग हैं और भारत के दिमाग का कमाल है। दुनिया की सबसे नामी गिरामी कंपनी पेप्सी हो, गूगल हो, या और भी कई कंपनियां हो, इसके जो ऊंची कुर्सी पर, सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर जो विराजमान शख्सियत है वो भारतवंशी है, भारत का बेटा है, भारतीय है, जिसकी शिक्षा दीक्षा भारत में हुई है। भारत से पढ़ करके वो विदेश के कंपनियों की सेवा कर रहे हैं और दुनिया में विदेश का नाम बढ़ा रहा है भारतीय होने की वजह से। लेकिन हमको क्या यह सर्वांगीण विकास की तरफ लेके जाएगा, जा रहा है या जा पाएगा? आज चर्चा इसी विषय पर है। मित्रों, एक सुरंग ही बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आपको याद होगा, गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की लगनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि जितनी ऊंची सरदार साहब की प्रतिमा गुजरात में लगी है, मोरबी या कोई जगह है, उससे कई गुना ऊंचा उनका शख्सियत था। उनके हैसियत से बहुत छोटी प्रतिमा है। मैं मांग करता हूं कि आप उससे 1000 गुना ज्यादा बनाइए, भारत के पैसे से बनाइए। भारत के पास अपने हीरो के प्रतिमा बनाने पर खर्च करने वाले पैसे पर तनिक भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसी गुजरात में एक 2 मंजिला मकान में आग लग गई। कोचिंग के बच्चे वहां पढ़ रहे थे। फायर ब्रिगेड के पास उतनी ऊंची जीना नहीं था जिससे उन बच्चों को बचाया जा सके। बहुत सारे बच्चों ने जान दे दी, और बहुत सारे बच्चों ने कूद के जान बचाने के चक्कर में कुछ अपाहिज हो गए, कुछ गिर के मर गए, और कुछ अभी मरने की दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि वो जीवित इस स्थिति में है जिससे मरना बेहतर है। तो जिस गुजरात में सरदार साहब की करोड़ों रुपया खर्च करके सबसे ऊंची प्रतिमा लगी है, उसी गुजरात में फायर ब्रिगेड के पास एक जीना नहीं है जो ऊंची बिल्डिंग में आग लगने की स्थिति में वहां फंसे हुए लोगों को
आसानी से निकाल सके। यह है असंतुलित विकास, यह है असंतुलित विकास का परिणाम। जिस गुजरात में सरदार साहब की इतनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, उसी गुजरात में एक रोपवे का टूट जाने पर सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा दिए। कई लोगों की लाशें अभी तक नहीं मिली। समुद्र खा गया, नदी खा गई, कि नदी में पलने वाले भयंकर जीव जंतु खा गए, या क्या हुआ यह पता नहीं चला। यह है असंतुलित विकास का परिणाम, जिसकी मैं निंदा करता हूं और जिसको पाटने की मांग करता हूं, और सरकार से, आम जन से यह प्रार्थना करता हूं कि आप इसको पाटें, इसको कम करें। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में आप $25 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जा सकते हैं, मुझे उम्मीद है, विश्वास है। लेकिन वहां सिर्फ 25 लोग जाएंगे और बाकी के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करेंगे, तड़पेंगे और शायद ना पा पाए। तो क्या यह सर्वांगीण विकास, देश की विकास, पूरे देश के रूप में विकास हो पाएगा? या आप मानते हैं कि अगर देश के 25 आदमी भी $25 ट्रिलियन में अपना योगदान दे दिए तो हम विकसित हो गए, दुनिया में नाम आ जाएगा कि भारत की इकोनॉमी बड़ी ऊंची है, 5 ट्रिलियन नहीं, $25 ट्रिलियन हो गया है। लेकिन सिर्फ 25 लोगों के पास $ट्रिलियन आ जाने से समुची देश का विकास माना जाएगा? वह भारत का विकास होगा या कुछ भारतीयों का विकास होगा? यह चर्चा का विषय है, इस पर चर्चा होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं, मैं मुंबई गया हूं कई बार। मुंबई में एक बड़ा ही ऊंचा मकान है, आलीशान मकान है। उस मकान के विलासिता की दुनिया में कोई शान ही नहीं है। सुना कि 26 की 27 मंजिला ऊंचा इमारत है। कई लाख रुपया बिजली का बिल उस इमारत पर आता है, बिजली का उतना खर्च हो जाता है। 4 आदमी उस घर में रहते हैं, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनके 2 बेटे और 1 बहू। बेटे की शादी हो गई, 5 आदमी रहते हैं। 5 आदमी को रहने के लिए 25 मंजिल से भी ज्यादा इमारत है, और ठीक उसके बगल में 5 फुट की एक झुग्गी है, 5 बाई 5 की, जिसमें एक 5 आदमी का परिवार रह रहा है। क्या यह समुचित विकास माना जाएगा? जिस इमारत से मुकेश अंबानी मुंबई की चारों तरफ देखते होंगे, उनको नहीं दिखता होगा कि जमीन पर रेंगने वाले लोग कीड़े की तरह से उनको लगते होंगे। क्या यह समुचित विकास माना जाएगा? और क्या यह एक देश के रूप में सर्वांगीण विकास की तरफ लेके जा रहा है? और हम क्या प्राउड कर सकते हैं? बीइंग इंडियन, आई प्राउड इंडियन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। सरकारों को इस विषय पर विचार करना चाहिए। सरकारी मशीनरी के प्रयास पर मैं रत्ती भर भी संदेह नहीं कर रहा हूं। वो पंगु है, क्या करें? उनके पास संसाधन नहीं है कि वो सुरंग में जल्दी पहुंच सके, क्योंकि संसाधन तो चांद पर पहुंचने में लग गया, सूर्य पर का परिक्रमा करने में लग गया, मंगल पर पहुंचने में लग गया, और भी कई कामों में पहुंचने में लग रहा है, क्योंकि उससे दुनिया में नाम बढ़ेगा। भारत का काम बढ़ेगा ऐसा नहीं लग रहा है। जो भारतवंशी 40-45 लोग, 10 लोग, 5 लोग, फिक्स गिनती मुझे पता नहीं है कि क्या निश्चित गिनती उस मजदूर भाइयों की है जो 15 दिन से उस सुरंग में फंसे हुए हैं। आप कल्पना कीजिए। मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि वो जीवित है और मस्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक सुरंग में आपको 24 घंटा बंद करके मैं देख रहा हूं। आप वहीं पर शौच करेंगे, वहीं पर मूत्र त्याग करेंगे और वहीं पर खाना खाएंगे, और उसके बाद आप कितना मस्त होंगे ये अपने आप से पूछेगा और तब हमको बताइएगा। हाँ, आपने अपनी राजनीति के लिए, या हो सकता है वाकई उन लोगों की सेवा के लिए, उसी के पास में आपने मिनी सेक्रेटेरिएट बना दिया है और वहीं फ्रंट से लीड कर रहे हैं। बधाई के पात्र हैं, अच्छा है। आप होपलेस हैं क्योंकि आपके पास वो संसाधन नहीं है कि वो सुरंग में तुरंत पहुंच सके। उपलब्ध संसाधनों का समुचित आपने इस्तेमाल किया है, प्रचुर इस्तेमाल किया है, लेकिन आप असहाय हैं क्योंकि वह जो संसाधन था वह सुरंग को छेद पाने में, सुरंग के मलबा निकाल पाने में सक्षम नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि हमने सुरंग से मलबा निकालने पर ध्यान नहीं दिया, चांद पर जरूर ध्यान दिया। मैं चांद पर जाने के मिशन की आलोचना नहीं कर रहा। भारतवंशी होने के नाते मैं इतरा रहा हूं कि हम सबसे पहले चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे हैं, जहां कोई पहुंच नहीं पाया है। हमसे कई गुना ज्यादा अर्थव्यवस्था वाला रसिया बीच में ही अटक गया। अमेरिका ने सोचा नहीं, इंग्लैंड विचार ही नहीं करता है, चीन की साहस ही नहीं, वो असफल हो गया।
लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की दक्षता, हमारे वैज्ञानिकों की कमाल और उनके विज्ञान पर पकड़ के वजह से हम पहले प्रयास में वहां करीब करीब पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी बहुत एरर हुई, दूसरे प्रयास एररलेस हुआ और हम वहां पर शान से तिरंगा फहरा रहे हैं। और जिस भूमि, चांद के जिस भूमि पर हमारा विक्रम लैंडर पांव रखा है, उसको हमने शिव का नाम दिया है, भगवान शिव का नाम दिया। इतरा रहा हूं मैं। मंगल पर हम ऑटो रिक्शा में खर्च होने वाले रकम से भी कम कीमत पर पहुंचे हैं। हमको घमंड है इस बात पर, हमें खुशी है इस बात पर। लेकिन सर्वांगी खुशी मुझे तब होती जब उतनी ही त्वरित कार्रवाई करके हम सुरंग से मलबा निकाल देते और अपने आदमियों को वहां से बाहर समुचित जल्दी और तुरंत निकाल पाते। जितना देर हमको मंगल पर पहुंचने में लगा, उससे कई दिन ज्यादा 10-15 फीट 20 फीट सुरंग में लग गया है। यह निंदा के योग्य है, चिंता के योग्य है। सबसे पहले तो हमारी चिंता अपने विज्ञान में काम करने वाले लोगों के है जो सुरंग की खुदाई में लगे थे। क्या उन्होंने सुरंग के मिट्टी का सॉइल टेस्टिंग नहीं किया था? क्या उनको इस बात की आशंका नहीं थी कि यह सुरंग धंस सकती है, भस सकती है, मलबा गिर सकता है? और अगर मलबा गिरेगा तो समुचित व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था क्या होना चाहिए जिससे हमारे मजदूर आ जाए, क्योंकि उसमें मानव क्षति का खतरा था। मैं एक बहुत साधारण आदमी हूं और साधारण कंपनी में काम देखता हूं। हम लोग किसी काम की प्लान करते हैं तो मिनिमम मानव क्षति को सबसे पहले रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं भी मानव क्षति का कोई लेस मात्र भी अगर आशंका है तो इस काम को तुरंत बंद किया जाए या उसका मजबूत विकल्प, दूसरा विकल्प और कई तरह के विकल्पों को विचार करके आगे किया जाए। क्या सुरंग की खुदाई करने वाले इंजीनियरों को इस बात का ख्याल नहीं आया? मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसकी जांच करेगी और दोषी पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी और वह कार्रवाई सार्वजनिक बताई जाएगी, लोगों को दिखाई जाएगी। जिस तरह से टीवी में आकर के मुख्यमंत्री रोज रोज हर घंटे बयान दे रहे हैं कि आज बात हो गई, आज इतना पहुंच गया, उतना पहुंच गया, और समाचार को आ रहा है कि आज वर्टिकल खुदाई हो रही है तो कल लैंड खुदाई हो रही थी, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा जो मांग है वह यह मांग है कि देश जिस तरह से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ से तेजी से बढ़ रहा है, मुझे खुशी होगी कि अगर वो $1 ट्रिलियन पहुंचे, लेकिन बाकी और जो भारतवर्षीय 140 करोड़ उन लोगों के घर में भी लाख लाख 2-2 लाख रुपया की शक्ति हो और यही सब जोड़ करके 5 ट्रिलियन डाले, तब जाकर के देश का संतुलित विकास माना जाएगा। यह नहीं होगा कि देश के 140 करोड़ लोगों में से 140 करोड़ लोग तो भूखे मर रहे हैं और सिर्फ 40 लोग हैं जिनके पास $1 ट्रिलियन है और उसी $1 ट्रिलियन को जोड़ करके दुनिया में बताया जाता है कि भारत $5 ट्रिलियन का राष्ट्र बन गया है और हम दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र हैं। आर्थिक रूप से हम सबसे बड़ी महाशक्ति हैं। मेरे लिए वो शून्य शक्ति है, महाशक्ति बिल्कुल नहीं है। मित्रों, असंतुलित विकास का 2-4 वानगी और लेकर के आपको मुक्त करूंगा। ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मामला बड़ा महत्वपूर्ण है। समय जितना कम होगा बात उतनी ज्यादा गंभीरता से जाएगी और ज्यादा लोग सुन पाएंगे, क्योंकि कई बार वीडियो लंबी होती है तो लोग उकता जाते हैं। चर्चा है आज समुचित विकास के असंतुलन पर, असंतुलित विकास के प्रभाव पर। मित्रों, एक तो भारत के प्रधानमंत्री, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, सत नमन करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने भारतीय तकनीकी के विकास पर जोर दिया। आज देश में वंदे भारत ट्रेन की ऐसी चैन लगा दी आपने जिससे दुनिया बेचैन हो गई और भारत के विरोधी इस रेल को डिरेल करने के लिए जगह जगह पटरी उखाड़ रहे हैं और पटरियों से छेड़छाड़ और क्षतिग्रस्त करने का रोज रोज साजिश हो रहा है। कहीं गौ माता की कृपा से रेल दुर्घटना टल गया तो कहीं विज्ञान में काम करने वाले तकनीकी विज्ञान से रेल दुर्घटना टला है। लेकिन फिर भी वंदे भारत ट्रेन की जो रफ्तार और जो सुख सुविधा है वह नायाब है और इसके लिए उसमें उस क्षेत्र में लगे हुए तमाम लोग बधाई के पात्र हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन जहां हम वंदे भारत को हर क्षेत्र में पहुंचा दिए, छठ में मैं गांव जाने वाला था,
स्टेशन पर जाने भर की हिम्मत नहीं हो पाई। ट्रेन की टिकट धरी की धरी रह गई। फिर मुझे सड़क मार्ग से अपनी गाड़ी से गांव बलिया जाना पड़ा। मतलब 1000 किलोमीटर यहां से मेरा गांव है। 1000 किलोमीटर में सड़क से जाने पर मजबूर हुआ, क्योंकि छठ में गांव जाना जरूरी था। हर बिहारी, हर पूर्विया के लिए छठ में अपने परिजन से जाना जरूरी है। हमने अभी उस विषय पर समुचित इंतजाम नहीं किया। हमने वंदे भारत खोल दी, हमने राजधानी खोल दी, हमने बहुत महंगी नई और प्रीमियम स्तर की ट्रेनें चला दी। लेकिन आज भी साधारण ट्रेन जिसमें साधारण लोग सफर करते हैं, चूंकि हमने उनको साधारण ही रहने दिया है, ये महत्वपूर्ण है। जो वो साधारण अनारक्षित डब्बे में सफर करते हैं वो दोषी नहीं है। हमने उनको असाधारण बनने का मौका ही नहीं दिया। उनके हाथ से सारे मौके छीन लिए हमने, इसीलिए वो मजबूर हो गए अनारक्षित बगी में चलने के लिए। लेकिन हमने उनको अनारक्षित बगी में भी घुसने भर का समय, साहस और सुविधा नहीं दिया है। और आज स्थिति ये हुई कि छठ में जिनके पास टिकट था वो भी बाहर रह गए, जिनके पास टिकट नहीं था वो भी बाहर रह गए। और जो ट्रेन में चढ़े उनकी स्थिति ऐसी थी, जिनके पास टिकट थी वो भी उतनी ही परेशान थे, जिनके पास टिकट नहीं थी वो भी उतनी ही परेशान थे। एक आदमी मेरे गांव का था, वो कहा भैया एसी की टिकट लिया था, सीट तक नहीं पहुंच पाया, बीच में खड़ा रह गया। लोगों ने कहा कि गाड़ी में घुस गए, सौभाग्य मनाओ, आगे कैसे बढ़ोगे। और दूसरा आदमी कह रहा था कि भैया टिकट नहीं लिया हमने, पुलिस वाले ने लाइन लगा दी। टिकट लगाने जा रहा था, पुलिस ने बोला रेल इधर जा रहा है। फिर हमने कहा टिकट लेना, बोला टीटी अंदर पहुंचेगा तुमने चेक करेगा, तुम ट्रेन में चढ़ जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। और वो ट्रेन में चढ़ गया। कहा कि गांव तक कोई टीटी कैसे घुसेगा, आदमी नहीं घुस पा रहा था। यह है असंतुलित विकास का प्रभाव कि एक तरफ तो हम प्रीमियम ट्रेन की बाढ़ ला दिए हैं और दूसरे तरफ अनारक्षित बोगी में 2 सीट 2 बोगी नहीं बढ़ा पा रहे हैं और लोग भूसे की तरह से भरे जा रहे हैं। यह बधाई के पात्र नहीं है, यह निंदा का बात है और यह चिंता का बात है। देश के रेल मंत्री और देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जनक नरेंद्र मोदी को इस विषय पर जरूर विचार करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि वो विचार कर रहे होंगे। पता ना वो इम्प्लीमेंट कब होगा, मैं यह बात नहीं जानता, क्योंकि मोदी से मेरी मुलाकात नहीं होती कि मैं वो ये पूछ सकूं। बहुत सारे उदाहरण है, क्या क्या बताऊं। मैं अभी नरेला से आ रहा हूं। नरेला से आने में 2-3 चीजें आज का ही अनुभव हुआ। कहीं सड़कें तो बड़ा शानदार थी, स्ट्रीट लाइट जल रहा था, और कहीं बिल्कुल खूब अंधेरा था। एक आदमी हमारे गाड़ी के नीचे आते आते बचा। वो बेचारा पैदल जा रहा था किनारे से। अब स्ट्रीट लाइट जल रही थी, बीच में 2 स्ट्रीट लाइट बंद थी और इत्तेफाक से वो आदमी उस वक्त पैदल उस स्ट्रीट लाइट बंद वाले इलाके अंधेरे वाले में था। मैं उजाले से आ रहा था और अचानक अंधेरे में देखा एक आदमी, वो आदमी साइड में था, अगर वो बीच में होता मारा जाता। असंतुलित विकास का ये परिणाम है, उदाहरण है। एक आदमी चांद से जाता। दिल्ली की बिजली विभाग और वो स्ट्रीट लाइट चलाने वाले लोगों को इस बात का ध्यान नहीं होगा, क्योंकि वो टीवी में दिखाएंगे कि देखिए कितना स्ट्रीट लाइट जगमगा रहा है, लेकिन उसमें से एक स्ट्रीट लाइट के बंद होने से कितना बड़ा खतरा हो सकता था, यह बात सोच के मैं सिहर जा रहा हूं कि यार ऐसा भी संभव था। ईश्वर ने मुझे बचाया, उसको क्या मुझे बचाया। मित्रों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रहनुमाओं से प्रार्थना है कि विकास संतुलित होगा तभी राष्ट्र विकास कहा जाएगा, और अगर संतुलित विकास होगा तो राष्ट्र के कुछ लोगों का विकास होगा। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 1952 से आज तक अगर कोई विकास हुआ है तो व्यक्ति का विकास हुआ है, भारत का विकास नहीं हुआ है। आज के तारीख में असंतुलित विकास का 2 उदाहरण देकर के वीडियो बंद कर रहा हूं। आज जो भारत में सबसे धनी मनी आदमी है, जिनका दुनिया में स्थान है, कुछ दिन पहले तक उनके पिताजी पेट्रोल पंप पर तेल बेचते थे। आज वो तेल कंपनी के मालिक है और मुंबई के सबसे महंगे मकान में रहते हैं। जो दूसरे वाले धनी मनी है, जिस पर राजनीति हो रही है, नेतागिरी में उनका नाम जब तक नहीं लिया जाता तब तक पूरा नहीं माना जाएगा। जिस तरह से पूजा में गणेश जी का अगर नाम न लिया जाए तो पूजा माना ही नहीं जाता, उसी तरह से राजनीति में अगर उस व्यक्ति का नाम न लिया जाए तो राजनीति नहीं मानी जाती। उस व्यक्ति के पिताजी साइकिल पर कपड़ा रख करके बेचा करते थे। आज वो आदमी दुनिया का सबसे धनी मनी आदमी है। मतलब
संतुलित विकास नहीं हुआ, व्यक्ति का विकास हुआ है। मतलब वो आदमी कौड़ी से करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गया, और जो तब खरबपति करोड़पति थे आज गरीब हो गए। उसका उदाहरण मैं हूं। जिस वक्त उनके पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचा करते थे, उस वक्त हमारे दादाजी गाला पर बैठा करते थे, और इलाके में कहा जाता था कि सबसे बड़े घर है और सबसे बड़ा अनाज होता है। आज गांव में सबसे कम अनाज मेरा हो रहा है, क्योंकि जमीन बढ़ती गई। हमारी स्थिति इतनी आ गई कि अब कितना खेत बचा मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति का साइकिल पर बाप कपड़ा बेचता था, आज वो दुनिया को खरीदने की स्थिति में, उसके पास इतना पैसा कि 2-4 छोटा मोटा देश खरीद ले तब भी उसका पैसा खत्म ना हो। यह चिंता का विषय है, यह निंदा का विषय है। देश के रहनुमाओं को इस विषय में सोचना चाहिए। वो चंदा देते हैं, वोट नहीं देते, और हम वोट देते हैं और चंदा देने भर की शक्ति ही आपने नहीं होने दिया है। यह असंतुलित विकास का असर है। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हे देश के रहनुमाओं, कुछ तो रहम करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो अपने कर्म करो, जिससे संतुलित विकास हो सके। नहीं तो चांद पे तर आप जाओगे, सुरंग में जाने में असमर्थता दिखाओगे। चांद पर कुछ रुपए का नुकसान होता अगर चांद्रयान मिशन फेल हो जाता, लेकिन अगर ये सुरंग मिशन फेल हो जाएगा तो 10-20-50 गरीब अपने जान से जाएंगे। पूरे दुनिया के लिए वो नंबर होंगे, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। वो गरीब अपने परिवार के लिए पूरा संसार होता है, संसार के लिए बेशक वो एक नंबर हो। इस विषय पर विचार जरूर करिएगा, और अगर थोड़ा भी लाज हो तो समुचित विकास, सर्वांगीण विकास और सभी के विकास की योजना बनाइएगा। किसी किसी के विकास की योजना से देश विकसित नहीं हो सकता, देश का भला नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ लोगों का भला हो, आपका भला हो, और आपके बहाने कुछ और का भला हो, लेकिन यह देश आपके भला करने के लिए नहीं बना है। ये सभी देशवासियों का खून इस मिट्टी में मिला है, ये किसी एक का नहीं है। यह बात जरूर ध्यान रखिएगा। सुरंग में फंसे लोग जल्द से जल्द निकले, पूर्ण स्वस्थ होकर निकले, और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताए। इन्हीं उम्मीदों के साथ एक प्रार्थना है कि चांद पर पहुंचने में जितनी जल्दी दिखाए, सुरंग में पहुंचने की भी तकनीकी उतनी जल्दी दिखाते तो और ज्यादा बढ़िया होता। तब तक आपको क्या कहूं, देशवासियों को सादर प्रणाम। जय हिंद और वंदे मातरम।